चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को, यानी कि भैया कह रहा है कि संविधान के प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य को, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया। यानी किनके द्वारा चुना गया भैया? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के क्या सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुने गए थे। ठीक है, और प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट तय की गई थी। यानी कि क्या था भैया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर, ठीक है, एक सीट तय किया गया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है, कैबिनेट मिशन 1900, इसी योजना के तहत जुलाई या अगस्त 1946 में चुनाव हुए और कुल 389 सीटें, जिसमें से 292 क्या था, 292 प्रांतीय, 93 देशी रियासत, 2 रियासत थे उनके भी थे, और 4 मुख्य आयुक्त प्रांत, ठीक है, आयुक्त प्रांत के। ठीक है, ऐसे मिला के 389 हो गए। ठीक है, अब ए विकल्प में देखते हैं, ये तो उत्तर का विकल्प हुआ। क्या कहता है ए विकल्प? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। अब ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया तो नहीं, तथ्य के ब्रिटिश संसद ने 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, सदस्य नामित नहीं किया था। इसने क्या किया था? केवल 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। बी, गवर्नर जनरल के नामित किया। तो नहीं, ये भी नहीं होगा। बी, गवर्नर जनरल क्या किया था भैया? तो गवर्नर जनरल ने 3 जून 1947, क्या 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना, इनको माउंट बाटन भी कहते हैं, ये बंटवारा यही कहते हैं। भारत पाक विभाजन के बाद संविधान सभा की सीटें घटकर कितना हो गई? आजादी जब मिल गई, भारत पाकिस्तान बट गया, तो उसके बाद सीटें घट के क्या हो गई? 299 हो गई, जो 389 थी। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम लीग द्वारा चुनाव गया। नहीं, ये था चुनाव में कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बाद में क्या किया? इस सभा का बहिष्कार कर दिया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रवर्धित है, यानी क्या पूछ रहा है? 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम संशोधन, प्रथम संशोधन द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31 बी जोड़ा गया। यह कब था? 1991। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में क्या किया गया? इसके द्वारा 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31 बी क्या जोड़ा गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? जमींदारी प्रथा और उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करना। यह संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में अंतरिम संसद द्वारा क्या किया गया था? पारित किया गया था। ठीक है, ऐसे आगे जाके देखे तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशव और भारती केस तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में क्या किया गया? 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों के न्यायिक समीक्षा की जाती है यदि यह मूल ढांचे के उल्लंघन करते हैं तो। ठीक है, चलिए ज्यादा डिटेल इतना ही दिमाग में रखना है आपको। 1951 में हुआ, 31 बी अनुच्छेद याद रखना है आपको। अगर बी ऑप्शन की बात करें कि 8वीं संशोधन द्वारा क्या हुआ था भैया, तो ये 8वीं संशोधन कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था। ठीक है, और 1960 में क्या था? ये SC ST एवं एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की अवधि को क्या किया गया था? 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, यानी 1960 से 1970 कर दिया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? 9वीं संशोधन है। तो 9वीं संशोधन क्या है भैया? तो ये 1960 में ये भी आया था। ये पाकिस्तान समझौता 1958 के तहत बेरूबारी संघ क्षेत्र में पाकिस्तान को सौंपने से संबंधित था। और 42वां संविधान संशोधन क्या है?
तो ये 1976 में था, आपातकाल के दौरान था। ये लघु संविधान भी इसे क्या कहते हैं, लघु संविधान भी इसे कहते हैं, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन को प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द क्या थे, जोड़े गए थे। भाग 4 का ए क्या क्या जोड़ा गया था, भाग ए और आर्टिकल 51 ए, ये सब 42वें संविधान संशोधन का क्या था, जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। यानी सीधे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा राष्ट्रकूट शासक था जिसने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को क्या किया था, हरा दिया था। तो कौन थे भैया वो थे गोविंद तृतीय। कौन, गोविंद तृतीय। ये क्या था, इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों, क्योंकि कन्नौज पर अधिकार के लिए, कन्नौज पे अधिकार के लिए क्या हुआ था, कौन कौन लड़ गए थे, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश। ये तीनों आपस में क्या थे, लड़े थे। और गोविंद तृतीय पे विजय, राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय कब का घटना है, 793 से 1814 गोविंद तृतीय का काल था। और गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत में अभियान चलाकर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय और पाल राजा, कहीं अगर पाल वंश से पूछता तो पाल राजा कौन थे, धर्मपाल, धर्मपाल दोनों को क्या किया था, पराजित किया था। और मालवा और गुजरात पर अधिकार। इस पराजय के बाद नागभट्ट द्वितीय को किस पे अधिकार हो गया, मालवा और गुजरात पर। किसको, गोविंद तृतीय को। मालवा और गुजरात क्षेत्र में क्या किया, राष्ट्रकूटों के हाथों से गंवाना पड़ा। अब देख लेते हैं बाकी ये लोग कौन है भैया। ऑप्शन में ध्रुव से क्या संबंधित है, तो राष्ट्रकूट, ये ध्रुव कौन है, ये भी राष्ट्रकूट क्या है, राष्ट्रकूट का शासक है। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली बार भाग लेकर प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को हराया। सी ऑप्शन क्या है, इंद्र तृतीय, ये भी राष्ट्रकूट के ही शासक है, ठीक है। कृष्ण तृतीय, ये कौन है, अंतिम महान राष्ट्रकूट शासक। ये सबसे, कृष्ण तृतीय अंतिम महान कौन शासक, राष्ट्रकूट शासक, ठीक है। अब ये तीनों क्या थे, राष्ट्रकूट शासक ही थे चारों, गोविंद तृतीय भी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। पूछ रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो क्यों प्रसिद्ध थे भैया, तो ये नाटककार के लिए, ठीक है। ये कब की कहानी है, तो 8वीं शताब्दी की, ठीक है। 8वीं शताब्दी में महान संस्कृत नाटककार एक कवि थे जो कन्नौज के राजा यशोवर्धन के राज कवि थे, ठीक है। ये क्या थे, महान संस्कृत नाटककार एक कवि थे। नाटककार क्या थे, कवि थे। और किस, जो कन्नौज के क्या थे, राजा यशोवर्धन के राजकवि थे, यशोवर्धन के राजकवि, ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां क्या है, तो मालती माधव, महाविचरण और उत्तराम चरित, ठीक है। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कन्नड़ संस्कृत जैन नाटककार थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ए ऑप्शन क्या है, जैन साधु। जैन साधु प्राचीन भारत के प्रमुख जैन विद्वान साधुओं के भद्रबाहु, स्थूल बाहु और हेमचंद प्रसिद्ध थे, ठीक है। प्राचीन काल में ये जैन विद्वान थे, जिसमें आपको भद्रबाहु का भी नाम आता है, स्थूलभद्र का भी नाम आता है, हेमचंद का भी नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्कीर्ण लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विद्युत पुलकेशिन द्वितीय, यानी लेखों में कौन सा हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय के सैन्य सफलता का उल्लेख, यानी हर्षवर्धन के खिलाफ पुष्प पुलकेशिन द्वितीय के सैन्य सफलता का उल्लेख करता है। ये कौन सा ऐसा लेख है भैया, तो वो लेख है एहोल उत्कीर्ण लेख। यह बादामी के चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय का प्रसिद्ध अभिलेख है। किसका है भैया, तो आखिर पूछ देगा कि पुलकेशिन द्वितीय किसके सम्राट थे, तो चालुक्य सम्राट। कौन, चालुक्य सम्राट, ठीक है। इसकी रचयिता पुलकेशिन द्वितीय के जैन दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा। और इसका रचयिता कौन है भैया,
तो रवि कीर्ति पूछता है एहोल उत्कीर्ण लेख का रचयिता कौन है भैया? तो रवि कीर्ति। और किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था। ये भी दिमाग में रखिएगा किस भाषा में लिखा गया था। संस्कृत बताया, ब्राह्मी लिपि दोनों में आता है। और इसमें क्या जिक्र है भैया कि जब पुलकेशिन द्वितीय ने जब हर्षवर्धन को हराया था तो उसी की कहानी क्या है इस एहोल उत्कीर्ण लेख में क्या है लिखी गई है। ठीक है, हर्ष पुलकेशिन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इसमें नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध का, अब किस नदी के तट पे हुआ था? पूछ देगा कि इन दोनों का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पे वर्णन है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को क्या किया? पराजित किया। इसी के बाद पुलकेशिन ने परमेश्वर की उपाधि ली। यानी कि पुलकेशिन हर्षवर्धन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने क्या चीज की उपाधि ली थी? तो परमेश्वर की। ठीक है, चलिए कालिदास और भारवी का उल्लेख। इस अभिलेख में अंत में रवि कीर्ति ने स्वयं ही तुलना महाकवि कालिदास और भारवी से की है। यानी कि खुद का बड़ाई खुद ने कर लिए, ये अपना ही तुलना ये कवि कालिदास से कर लिए। चलिए आप थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। थोड़ा थोड़ा इलाहाबाद स्तंभ उत्कीर्ण, इसे रचयित हरिसेन है। तथ्य इसके रचयिता क्या है? अगर इसका पूछ देगा रचयिता इलाहाबाद का स्तंभ तो इसके हरिसेन। ठीक है, हरिसेन है। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के विजयों की नीतियों को विवरण मिलता है। इसमें क्या मिलता है? हरिसेन में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दामोदर ताम्र पट्टी के पट्टी उत्कीर्ण लेख क्या है भैया? तो यह बांग्लादेश के स्थित गुप्त काल, बांग्लादेश में स्थित गुप्त काल के विशेष कुमारगुप्त प्रथम की अभिलेख है। इसमें स्थानीय भूप्रकृति और प्रशासन की जानकारी है। ठीक है, अब क्या है? विल्डन उत्कीर्ण लेख। ये क्या है? यह एटा यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह है, एटा में स्थित गुप्त सम्राट कुमार गुप्त का अभिलेख है। कार्तिकेय मयूर शर्मा मंदिर के निर्माण पे गुप्त वंशावली का उल्लेख है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। यानी कि पूछ रहा है कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है भैया? तो सी दूसरा और 13वां अभिलेख। दूसरा और 13वां संगम राज्य का उल्लेख क्या है? अशोक के दूसरे और तेरहवें मुख्य शिलालेख में मौर्य सम्राट के सुदूर दक्षिण में स्थित पड़ोसी संगम राज्य का क्या है? उल्लेख है। भारतीय चोल पांडे सत्यपुत्र केरला पुत्र चेर ताम्रलिप्ति ये सारे। दूसरा शिलालेख क्या है? इसके संगम राज्य के उल्लेख सम्राट प्रत्यंत सीमावर्ती है रूप में जहां अशोक द्वारा मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था की गई थी। 13वां में क्या है कि 13वां में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। यानी कि कहा था किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का चर्चा भैया? तो 13वां में जो है कलिंग युद्ध का क्या है? कलिंग युद्ध का चर्चा है। ठीक है, कब? तो 261 ईस्वी में। साथ ही बता अशोक ने इन पड़ोसी संगम राज्य के धम विजय प्राप्त की। धम विजय मतलब एक भेड़ी गोश्त है। धम विजय मतलब अपने हिंसात्मक प्रवृत्ति को छोड़ के अहिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाया और फिर उसे धम नीति कहते हैं। अब क्या है? पहला और 10वां दूसरा देखते हैं। तो पहला में इसमें पशु बलि के प्रतिबंध और उत्सवों पर रोक था। ठीक है, माने कि पूछ देगा कि पहला शिलालेख में पहला में क्या है? तो पहला में क्या है भैया? ये पशु बलि पे क्या है? प्रतिषेध है। पशु बलि में प्रतिबंध लगाया था। किसमें चर्चा किया है? इसमें पहले में 10वां में क्या चर्चा किया है? तो 10वां में इसमें आदेश है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित का चिंता करेंगे और धर्म के श्रेष्ठता पर बल देंगे। यानी कि 10वां कहा गया है कि राजा हो चाहे हमारा उच्च अधिकारी हो, वो हर वक्त हर पल हर क्षण जनता की सेवा में क्या रहेगा? खड़ा रहेगा। उनके विकास के बारे में हमेशा सोचता रहेगा। चलिए बी ऑप्शन 11वां क्या है? तो 11वां में लिखा गया है कि महिमा वर्णन है, धम दान का महिमा वर्णन है।
14वां शिलालेख क्या है भैया? तो 14वां में है, यह अंतिम मुख्य शिलालेख है। इसमें अशोक ने प्रजा के धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है तथा विशाल सम्राट के लेख उत्कीर्ण कराने में कारण, यानी कि सबसे क्या है, अंतिम शिलालेख है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? यानी ये पूछ रहा है कि जब 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा रेखा क्या थी? तो क्या थी भैया? तो ये था आपको सी उत्तर हो जाएगा, सिंधु। यानी ये दोनों के बीच सिंधु, सिंधु उस पार मंगोल थे तो सिंधु इस पार अलाउद्दीन खिलजी का वर्चस्व था। 1306 इसमें मंगोल आक्रमण, क्योंकि 1306 में क्या हुआ था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था। 1306 इसमें मंगोल सेनापति कबक के नेतृत्व में हुआ आक्रमणकारी मलिक काफूर द्वारा विफल कर दिया गया। सीधा निर्णय, इस अंतिम बड़े आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंधु नदी को दिल्ली सल्तनत और मंगोल राज के बीच क्या किया, अस्थाई सीमा बना दी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से सुरक्षा के लिए दीपालपुर और समाना में मजबूत किलेबंदी की तथा गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक को सीमांत रक्षक नियुक्त किया। अब बाकी देखें, ए ऑप्शन क्या है? ये बलबन के शासन काल में मंगोलों के अति आक्रमण के दौरान ब्यास नदी एक अस्थायी रक्षात्मक क्या था, रेखा बनी थी। रावी क्या है भैया? तो ये 1305 में मंगोल ने रावी नदी पार कर अमरोहा पर धावा बोला था, जहां मलिक नायक ने उन्हें पराजित किया। ये एक पहली बार केवल अलाउद्दीन ही पराजित नहीं किए, 1305 में भी इन्होंने क्या किया था, रावी नदी पार करके हमला बोला था मंगोलों ने, और किसने हराया था, मलिक नायक ने हराया था। सतलज काल में दिल्ली की ओर बढ़ने वाले आक्रमणकारियों के लिए पंजाब मैदान की एक प्रमुख प्राकृतिक क्या है, बाधा है ये। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया। यानी जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसमें कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किन्हें सौंपा गया था? तो ये जो सौंपा गया था कार्यकाल, ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को, बी ऑप्शन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर, कौन, जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाने के कारण। ठीक है। इस हत्याकांड के जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति गठित की। किसके अध्यक्षता में समिति, पूछा जाता कि किसके अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय, ठीक है, की अध्यक्षता में। रिपोर्ट का प्रारूप, इस जांच समिति के अंतिम रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का मुख्य कार्य किसे सौंपा गया? महात्मा गांधी को। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। अब पता जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया, कौन सी समिति का अंग्रेजों ने गठन किया? तो हंटर आयोग। यानी हंटर आयोग का संबंध किससे है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? यानी कहना चाहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान में किसे दिया गया है? ये सवाल पूछ रहा है। किसे सौंपा, किस अनुच्छेद के तहत ये आएगा भैया? तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 इसका उत्तर हो जाएगा। अब क्या है? तो संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन, क्या? तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन 1956 द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि यह कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में
दो या दो से अधिक क्या है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। किसमें? तो सातवें, कब कब लाया गया? तो सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत। अब अनुच्छेद 231 में संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या करेगी? एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध कर सकती है। ठीक है, संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के। ठीक है, उदाहरण जैसे देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जैसे पंजाब हो गया और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए क्या है, तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय क्या है? चार राज्यों के लिए साझा है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ये सब क्या है? एक ही है। अब अनुच्छेद देख लेते हैं 232 क्या है। तो अनुच्छेद 232 कहता है कि सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे निरसित समाप्त कर दिया गया है। मूल रूप से यह उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के विस्तार से संबंधित था। तो जाहिर सा बात है, इस कानून को लागू करने के लिए क्या किया? इसको क्या किया गया? निरस्त किया गया, निरसित। ठीक है, अब अनुच्छेद 229 क्या है? तो यह उच्च न्यायालय के अधिकारियों, सेवकों तथा खर्चों से संबंधित है। किससे? तो उच्च न्यायालय के अधिकारियों, ठीक है, सेवकों से संबंधित है। 230 क्या है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। यानी कि उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया? तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किए हैं? यानी कि भारतीय संविधान ने जो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं, इसका प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों का अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार क्या है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अनुच्छेद 368 क्या? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही अधिग्रहित किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत हम क्या करते हैं? भारतीय संविधान में संशोधन जो करते हैं, वो भी जो सिस्टम है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ही लिया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो नामांकन या मनोनयन था वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अब बाकी ऑप्शन को देख लेते क्या है। ये भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का लगभग क्या है? भारतीय संविधान का लगभग 60 से 70% हिस्सा यहीं से लिया गया है। जैसे संघीय तंत्र, यहां से देखिए क्या क्या लिया गया है। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग, ब्रिटिश संविधान, संसदीय शासन प्रणाली, विधि शासन, एकल नागरिक और द्विपक्षीय व्यवस्था, ये सब लिया गया है। ठीक है, कनाडाई संविधान से क्या लिया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र के पास होना, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां वो केंद्र के पास होगा, और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यानी केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसी पे 10 क्वेश्चन का ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।